साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल आज गांव की व्यवस्था पर आपसे चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि भारत गांव में बसा है। कहा ही नहीं जाता है, सत्य भी है कि भारत गांव में बसा है। गांव की अपनी दुश्वारियां हैं। मैं गांव में रहा हूं, गांव में ही पैदा हुआ हूँ, गांव में ही शिक्षा लिया है, तो काफी कुछ हम उसके बारे में जानते हैं। कुछ दलित लेखकों ने, कुछ बाबा साहब ने, कुछ विद्वानों ने तरह तरह से जो है काम करके समाज के लिए, जैसे ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले शिक्षा के क्षेत्र में काम किए, रामास्वामी नायकर ढोंगपाखंड आडंबर के खिलाफ काम किए, ललई सिंह यादव ढोंगपाखंड आडंबर के खिलाफ काम किए, जगदेव बाबू शोषण के खिलाफ काम किए, रामस्वरूप वर्मा शोषण के खिलाफ काम किए। इस तरह से अनेकों लोग हैं। उसमें बहुत लंबी लिस्ट है जिन्होंने कुछ न कुछ किया, परंतु गांवों की दुर्दशा बहुत नहीं सुधर पाई। मुझे याद है 48 में जब देश स्वतंत्र हुआ, 51-52 में चुनाव हुआ, तब मैं छोटा था, बच्चा था। फिर भी कुछ यादें तो जेहन में है ही। गांव-गांव में लोगों ने स्कूल खोला, लोगों ने स्वेच्छा से अपनी जमीनें दी कि यहाँ स्कूल चलाइए। बच्चों को पकड़ पकड़ के हम लोग घर से लाते थे पढ़ने के लिए। काफी अच्छी प्रगति रही। इंटीरियर में, मतलब दूरस्थ गांवों में भी लाइब्रेरियां चलती थी। एक जागरूकता का आह्वान था, लोग बाग जागरूक हो रहे थे। श्रमदान से सड़कें बनाई जा रही थी। ये वो समय था जब अंग्रेज यहां से जा चुके थे और कांग्रेस का खजाना खाली था, कहने का मतलब, और कुछ भी नहीं था यहाँ। न सीमेंट फैक्ट्रियाँ थी, न लोहे की फैक्ट्रियाँ थी, कुछ भी नहीं था। ये मान के चलिए, बचा था तो क्या बचा था? लोगों का जज्बा। लोग जज्बाती हो चुके थे कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है। एक प्राइम मिनिस्टर या एक गृह मंत्री या एक कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नेहरू ही क्यों न हो, गांधी ही क्यों न हो, अंबेडकर ही क्यों न हो, जब तक सब लोग मिल करके काम नहीं करेंगे तब तक तो काम नहीं हो सकता। उस समय हमने देखा है कितना जज्बा था, लेकिन आज वो जज्बा उल्टा हो रहा है। मंदिर, मस्जिद, मंदिर कहाँ भागे जा रहे हैं और मंदिर में क्या रखा है? मंदिर से आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, सिवाय जो है आस्था के नाम पर ढोंग पाखंड आडंबर होगा। हमें शिक्षा चाहिए, शिक्षा से करिए। अब गांवों पर आते हैं, गांवों की अर्थव्यवस्था का पोस्टमार्टम करते हैं। गांव में सभी वर्ग के लोग रहते हैं, सभी जातियों के लोग रहते हैं। यहाँ की जातियां तो विश्व में प्रसिद्ध हैं। ऐसी जातियां और इतनी जातियां विश्व के किसी भी देश में नहीं है। ये अनोखा देश है जहाँ इतनी जातियां हैं और इतने भेदभाव हैं और इतने प्रदूषण हैं। जातियों का प्रदूषण अलग है, और इतनी अशिक्षा है, इतनी गरीबी है, इतनी कुपोषण है, इतने स्वास्थ्य से संबंधित असुविधाएं हैं, शिक्षा से संबंधित असुविधाएं हैं, जिसका
वर्णन करना जो है बहुत मुश्किल है। अब गाँवों की व्यवस्था पर आते हैं। गांव में सभी जात के लोग रहते हैं और सभी पेशे के लोग रहते हैं। जाति मतलब पेशा ही है। बाल काटने वाला भी रहता है नाऊ, धोबी भी रहता है, बड़भुजा भी रहता है जो चना चबेना भूनता है, बनिए भी रहते हैं, ठाकुर भी रहते हैं, पंडित भी रहते हैं। ये कहने में संकोच नहीं है, हालांकि हम जात में विश्वास नहीं करते। सब वर्ग के लोग रहे हैं। सब्जी पैदा करने वाले मौर्य भी रहते हैं, दूध वाले यादव भी रहते हैं, सभी रहते हैं। और गांव की अर्थव्यवस्था ऑटोनोमी है, बिल्कुल स्वतंत्र है। सभी चीजें गांव में उपलब्ध हैं। बाल भी कट जाएगा गांव में, कपड़े भी धुल जाएंगे, हर चीज हो जाएगी। अनाज भी पैदा होता है, सब्जी भी पैदा होता है। और क्या चाहिए एक आम आदमी को? लेकिन गांव की दुर्दशा क्यों इतनी खराब है? क्योंकि ढोंग पाखंड आडंबर है, जातिवाद है, भेदभाव है, छुआछूत है, जाने कितनी बुराइयां हैं, जिसकी वजह से गांव में कामगार वर्ग जो काम करने वाला है वो गरीब है, अशिक्षित है, शोषित है और मानसिक रूप से कुंठित भी है। उसे गाली देकर के ही बात की जाती है। मैं गांव का रहने वाला हूं, मैंने देखा है कि क्या क्या आती होती है, उतना तो शहरों में नहीं होता जितना गांव में होता है। जमींदारी के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, अब जाने क्या क्या जो है आपने पैदा कर रखा है। और उससे गांवों का विनाश भी हो रहा है, विनाश हो रहा है और हो जाएगा। शहरों में तो फिर भी गनीमत है कि आप कम से कम अपने घर में ही खा सकते हैं। गांव में ये भी नहीं है, आपकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। मैंने देखा है अपने ही गांव में, अपने ही इलाके में, अपने ही तौर तरीके से कि किस तरह से अत्याचार होते थे कि मैं ठाकुर हूं, तो मैं फला हूं, तो मैं ठेका हूं, तो मैं ये हूं, तो मैं वो हूं। और ये नहीं कहते लोग कि आप अंग्रेजों के पिट्ठू भी हो, आप मुसलमानों के भी पिट्ठू हो। इतिहास बता रहा है क्या आपने जो है बहुत सारे कर्म किए हैं और कुकर्म किए हैं जिसका वर्णन मैं नहीं करूंगा। आप जानते हैं कि आपके और मुसलमानों के क्या संबंध रहे हैं, जिनको आज आप कहते हैं ये विदेशी हैं, और अंग्रेजों के साथ आपके क्या संबंध रहे हैं। चलिए ये तो एक अलग चैप्टर है, एक अलग बात है। इस देश को देश रहने दीजिए, इस देश से प्रेम करें हम लोग और इस देश को भारत कहते हैं तो भारतीयता यहाँ लाएं, न कि जातीयता लाएं और ढोंग पाखंड आडंबर लाएं। आज शासक वर्ग खुलेआम ढोंग पाखंड आडंबर कर रहा है और शिक्षा के ऊपर जो है वो उसका कोई ध्यान नहीं है। ऐसी परिस्थिति बहुत ही पीड़ादायक है। गांव में सब्जी पैदा करने वाला, दूध दही लाने वाला, बाल काटने वाला, कपड़े धोने वाला, काम करने वाला वर्ग जो है उपेक्षित है, उसको छोटा समझा जाता है। लेबर का ऑनर नहीं है। अमेरिका जैसे देश में लेबर का बहुत ऑनर किया जाता है। आज थोड़ी सी परिस्थिति बदली है, हमारे समय में नहीं थी। लोग गांव से पलायन कर रहे हैं तो गांव में क्राइसिस क्रिएट हो रही है, लेबर नहीं मिल रहे हैं। आप उस पर गहन अध्ययन करिए ना कि क्यों नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, आप मानसिक रूप से कुंठित हैं और काम करने का आपका इरादा नहीं है।
आपका काम करने में कोई रुचि नहीं है। आज गांव का कामगार उपेक्षित है। पहले तो बहुत ही उपेक्षित था, अब धीरे धीरे थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं कि वो उसी पोजीशन में पहुंच जाए, और उसकी समझ में नहीं आ रहा है। जिन्हें हम पिछड़े दलित और ये और वो कहते हैं, दलितों की तो हमने वो दुर्दशा देखी है जिसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। मैं खुद द्रवित हो जाता हूँ कि एक आदमी के साथ कितना अत्याचार करेगा, कितना जलालत करेगा और किस तरह से रहेगा। तो ये गाँव की दुर्दशा है। इसलिए मैं तो लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ, क्या कर रहे हो, गांव में शहर में चलो, यहाँ तुम्हारे पास जमीनें भी नहीं है। जमीनों का भी आंकड़ा मेरे पास है कि किसके पास जमीनें हैं, किसके पास धर्म है, किसके पास मंदिर हैं, किसके पास बुद्धि है। ये सारी चीजें जो हैं मुझे मालूम है, फिर भी देश गुलाम रहा। ये दुर्भाग्य है और अति दुर्भाग्य है। ऐसी स्थिति में मैं तो गांव में सजेस्ट करता हूं कि तुम कामगार हो, तुम जानते हो, काम जानते हो, शहर में जाओ। और शहर में तो रेट बढ़े हुए हैं कि बाल काटने का इतना है, कपड़े धुलने का इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है। तुम्हें कैश पैसा मिलता है, आराम से रहो। अब वो जब वो कामगार गांवों से पलायन कर जाएंगे पूरा का पूरा, तब आप कैसे क्या करेंगे, आपने कभी सोचा नहीं होगा। इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में समझिए और इस देश को बचाइए। इस देश को बचाने का जिम्मा, आज जितनी निर्लज्जता हो रही है धर्म के नाम पर, शासन के नाम पर, जात के नाम पर, और निर्लज्जता जो है हमको उसी गर्त में, उसी गड्ढे में ढकेलने जा रही है जो पहले था। इसमें बहुसंख्यकों की भी जिम्मेदारी है। बहुजन, ये बहुजन भी इसके लिए पूरे दोषी हैं। और बहुजनों की अस्मिता जागती ही नहीं, ये एक आश्चर्य है। मरना तो है ही है, फिर आप अपनी अस्मिता को क्यों इस तरह से जो है दबा के रखे हुए हैं। मुझे लड़ाई नहीं चाहिए, मुझे लड़ना नहीं है, लेकिन मुझे अपना अधिकार तो चाहिए ही चाहिए। मुझे समाज अच्छा तो चाहिए ही चाहिए, और मुझे ये देश भी चाहिए, और सही सलामत और सही हालत में चाहिए। और आपके पास तमाम चीजें हैं, आप चाहते नहीं हैं, आप उसके ऊपर मनन नहीं करते हैं। आप कोर्ट के सहारे बैठे हैं, न्याय प्रणाली के सहारे, न्याय प्रणाली। और पुलिस के बारे में तो एक दिन मैं बता चुका हूं कि पुलिस क्या करती है। यहाँ की पुलिस जो है वो वसूली करती है। लखनऊ में ठेलों से 50 लाख रुपए वसूले जाते हैं। कौन कहता है कि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया हमने? कहने वाला धूर्त है। हर बड़े शहरों में पुलिस का अत्याचार अपने आप चरम सीमा पर है, और समाज नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। सामाजिक प्राणी हम हैं, लेकिन हमारे पास समाज नहीं है, केवल प्राणी है। तो समाज के साथ रहिए और सामाजिक प्राणी बनिए। पूरे लोगों से मेरी ये प्रार्थना है। मैंने बचपन में देखा क्या जज्बा था, उस जज्बे के बारे में एक बार आपको मैंने बताया भी है कि स्वेच्छा से लोग काम करते थे जब आजादी मिली थी। तो प्रगतिशील प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने इस देश को समृद्ध किया, बेचा नहीं, समृद्ध किया। स्टील फैक्ट्रियां खुली, सीमेंट फैक्ट्रियां खुली, तरह तरह के रोजगार आए, तरह तरह के विद्यालय खुले,
पूरे जिले में एक विद्यालय होता था जिले के मुख्यालय पर। आज लाखों विद्यालय हैं। ये नेहरू की देन है और किसी की देन नहीं है। आज विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है और पब्लिक मूक दर्शक बनी हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पब्लिक क्यों मूक दर्शक बन रही है, उसका कुफल पब्लिक को ही भोगना है। तो पब्लिक क्यों मूक दर्शक बनी हुई है? पब्लिक को आगे आना चाहिए। मरना तो है ही है आपको एक दिन। ऐसे भी मरेंगे, वैसे भी मरेंगे, ऐसे भी कटेंगे, वैसे भी कटेंगे। अगर बात मेरी समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा बहुत आप अपने विचार प्रकट कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा। और मैं आपसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि आप जागरूक बनिए, देश बचाइए और अपनी अस्मिता बचाइए। इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूं। जय भीम, जय गांधी, जय नेहरू, जय संविधान।